हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंश क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स के ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। आज का हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें गुड्स और सर्विसेज की मीनिंग क्या होती है, हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ गुड्स मैं पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ। द टर्म गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला है, देखिए, कि हर तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हम जिसको मूव करवा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमारा गुड है। एंड इंक्लूड्स, और गुड्स में क्या क्या आ रहा है? पहला, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to or forming part of the land which is agreed to be served before supply or under the contract of supply। ये आपके 4 पॉइंट्स गुड्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स का तो मतलब समझ में ही आता है कि कोई फील्ड है और फील्ड पे क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, तो उनको जो मार्केट में जाकर के बेचा जाएगा, तो ग्रोइंग क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड है हमारे गुड्स में। ग्रोइंग क्रॉप्स अगर होंगी तो वो गुड्स का पार्ट होंगी, मतलब गुड्स में इंक्लूड करी जाएंगी। ग्रास होगी तो वो भी इंक्लूड करी जाएगी गुड्स में। और ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लैंड से जुड़ी हुई होगी, ठीक है, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, मतलब कि फॉर्म हो रहा है लैंड की वजह से, और वो चीज़ जो लैंड से फॉर्म हो रही है उसको हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या फिर सप्लाई करने वाले हैं उस चीज़ की जो ग्रो हो रही है। ठीक है, तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है हमें पहले ये ध्यान में रखना है। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूडेड है, ग्रास इंक्लूडेड है, और या फिर जो, देखिए, अब हमें यहाँ पर पढ़ना है एक्शनेबल क्लेम का मीन्स क्या होता है। तो एक्शनेबल क्लेम, अ क्लेम टू डेप्ट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज of immovable property or hypothecation and pledge of movable property, or claim to any beneficial interest in the movable property in the possession either actual or constructive of the claimant। ठीक है, तो इसको डिटेल में पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ डेप्थ का मतलब से क्या है? डेप्थ का मतलब लोन से है। ठीक है, तो लोन जो है वो अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज। इन्होंने बोला है कि, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब कोई भी लोन, जब एक पर्सन जो कि ए है और वो बी को लोन दे रहा है, ठीक है, और वो उसके कोलेट्रल में, जो ये लोन दे रहा है उसके कोलेट्रल में बी को वो कह रहा है कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें रखो, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसकी कार हो गई, उसने कहा अपनी कार रखो। ठीक, तो कार क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर हाइपोथेटिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब कोई पर्सन, एक पर्सन ए है जिसका नाम, वो एक पर्सन जिसका नाम बी है उसको लोन देगा। ठीक है, और लोन देगा तो वो उससे बोलेगा कि अपना हाउस सिक्योरिटी के तौर पे रखो, लोन के बदले में। लोन हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो अपना हाउस रखो। तो ये क्या है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं मॉर्टगेज। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला है कि अ क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर्ड बाय। ठीक है, एक क्लेम जो किसी डेप्ट के लिए किया जा रहा हो, अदर देन मतलब इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? डेप्ट सिक्योर्ड बाय
मॉर्टिगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथेटिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन दोनों को छोड़ करके जो भी डेप्थ है वो क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए, जो अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है, वो हमारा एक्शनेबल क्लेम है। जो अनसिक्योर्ड लोन के लिए जो क्लेम किया जाएगा उस क्लेम को बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम। और इन्होंने एक और बात करी है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्लेम टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं कि क्लेम जो होगा वो टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए होगा, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहाँ होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं होगी, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे एक पर्सन है और उसके पास 50 गेहूं की बोरियां हैं, ठीक है, और वो उसको बी को बेचने वाला है ये बोरियां, ठीक है। तो बी ने ए से बोला कि मुझे क्लेम किया कि मुझे ये बोरियां चाहिए, ये 50 बोरियां खरीदनी है, चाहिए, तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहला ये जो 50 बोरियां ये किसके पोजेशन में है, बी ने ए से बोला था कि उसको 50 गेहूं की बोरियां चाहिए, ठीक है। तो पोजेशन यहाँ पे किसका है, सबसे पहले क्या था कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी का है ए की बोरियों में, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये जो 50 बोरियां ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। तीसरा था कि ये जो बोरियां हैं ये ए के गोडाउन में रखी हैं, ए के पोजेशन में रखी हैं, ठीक है, ये बी के पोजेशन में नहीं है, ठीक। तो थर्ड वाला पॉइंट भी ठीक हो गया। तो इसमें जो हमें लास्ट का जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ था कि पहला कि हमारा जो डेप्थ है वो अनसिक्योर डेप्थ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई अगर क्लेम किया जा रहा होगा तो हमारा एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। और दूसरा कि क्लेम किया जा रहा हो और किसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अपने मीनिंग ऑफ गुड्स में, तो मीनिंग ऑफ गुड्स में सबसे पहले द टर्म आता था, द टर्म गुड्स मीन्स नेम्स, इसमें पहला एक्शनेबल क्लेम आता था, दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, तीसरा ग्रास और चौथा थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच इज एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें गुड्स की डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। अगर हम एक्शनेबल क्लेम को एक नट शेल में समझें कि देयर आर टू डेफिनेशंस दी हुई हैं। पहला क्या है, एक क्लेम होगा जो कि अनसिक्योर्ड डेप्थ के लिए होना चाहिए, ठीक है। अनसिक्योर्ड डेप्थ मतलब कि उसमें कोई भी मॉर्टिगेज या हाइपोथेटिफिकेशन या फिर प्लेज ना हो, ठीक है। और एनी इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसका इंटरेस्ट उसमें हो, उस पर्सन का इंटरेस्ट, क्लेमेंट का इंटरेस्ट उसमें हो, लेकिन उसका पोजेशन उसके पास ना हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स तो आपको समझ में आ ही गया था कि उग रही हैं क्रॉप्स, ग्रास समझ में आ गया था, ठीक है। अब हमने तो देख लिया कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो एज पर द डेफिनेशन द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी एंड मनी, सिक्योरिटी और मनी को हम इंक्लूड गुड्स में नहीं करते हैं, ठीक है। इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए गुड्स की डेफिनेशन में हम ऐसे बना सकते हैं कि हम क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है।
तो गुड्स में हम एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं और इंक्लूड क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी जो है हमारे गुड्स नहीं होते हैं। और इंक्लूड क्या करना है हमको, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ये हम इंक्लूड कर रहे हैं। इस तरीके से आप चार्ट बना करके अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो कि जो गुड्स की डेफिनेशन है वो उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करके एक्सक्लूड और इंक्लूड, और फिर यहाँ पर आप बॉक्स बना करके उसमें लिख सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा गुड्स की डेफिनेशन, और आप लिख भी लोगे और देखने में भी अच्छा लगेगा वो। मीनिंग ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं। तो सर्विसेज मीन्स यहाँ पर क्या है, द टर्म सर्विस हैज़ बीन डिफाइंड एज मीनिंग एंड मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ कर, अदर देन को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सर्विसेज इन्होंने बोली हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड रखना है हमारी सर्विस की डेफिनेशन से। गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़ को हमको अलग रखना है, ये हमारे सर्विस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे, सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी। सर्विस में वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो एक्टिविटीज़ से हम मनी का यूज़ कर रहे हैं और मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर इट्स कन्वर्जन बाय कैश एंड और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। जैसे कि हम अपने मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और करेंसी में या डिनोमिनेशन में, तो उस समय पर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो चार्जेस के जो होंगे वो सर्विस में आएंगे, सर्विस की वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू ऑफ सर्विस होगी वो। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो या तो मनी के को यूज़ करके उन एक्टिविटीज़ को किया जा सकता हो, जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं कॉलेज वगैरह तो वहाँ पर फ़ीस सबमिट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो भी फ़ीस होती है वो सबमिट करते हैं, तब वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं आगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी के यूज़ से रिलेटेड हो, ठीक, वो इसमें आएंगी। और इट्स कन्वर्जन बाय कैश, और मनी को क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, कैश में कर रहे हैं या फिर किसी और मोड में कर रहे हैं। ठीक, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक सेपरेट कंसिडरेशन भी चार्ज कर रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो सर्विस है। ठीक है, thus exchange of currency from one form to another has been considered as service। एक तरह से हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसी को हम यहाँ पर सर्विस बोल रहे हैं, क्योंकि हम करेंसी को चेंज कर रहे हैं जब, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, और वो कंसिडरेशन ही हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ सर्विस है, कि सर्विस की वैल्यू है। जैसे गुड की वैल्यू होती है वैसे सर्विस की वैल्यू है। ओके, ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।